हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BA 4 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के लिए। मैं आज आपको यूनिट 6 में आपको जो ड्रामा पढ़ना है, इस ड्रामे की समरी बताने वाला हूँ हिंदी में, बहुत ही आसान शब्दों में। इस ड्रामे का नाम है कन्यादान, जिसको लिखा है विजय तेंदुलकर जी ने। तो विजय तेंदुलकर का लिखा हुआ ड्रामा कन्यादान को हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूंगा मित्रों, प्रत्येक वर्ड की मीनिंग बताते हुए, सेंटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें मित्रों, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे हर स्टूडेंट के पास ये हमारा वीडियो पहुंच पाए। दिस वीडियो इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए देखेंगे आप। विजय तेंदुलकर इज ए प्रोलिफिक राइटर। प्रोलिफिक का मतलब होता है विपुल, एक अद्भुत तरीके के। तो विजय तेंदुलकर क्या हैं? एक विपुल लेखक के रूप में जाने जाते हैं मित्रों। हैं 28 लॉन्ग प्लेज आर टू हिज क्रेडिट। यहाँ पर देखेंगे 28 लंबे नाटकों का श्रेय उन्हें जाता है। कितने लंबे नाटकों का? 28 नाटकों को उन्होंने लिखा है, इसका श्रेय इनको जाता है मित्रों। ये हमें समझना है। आगे देखेंगे, ही हैज़ रिटन सेवरल वन एक्ट प्लेज एज वेल एज चिल्ड्रन प्लेज। उन्होंने कई एक अभिनय नाटकों के साथ साथ, यानी वन एक्ट प्ले का मतलब होता है अभिनय नाटक, तो कई एक अभिनय नाटकों के साथ साथ बच्चों के नाटक भी लिखे हैं। आगे देखेंगे, ही ऑफन पोर्ट्रेस सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन हिज ड्रामा। उन्होंने अक्सर अपने नाटकों में सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का चित्रण करते हैं, यानी अपने नाटक में जो है सामाजिक और राजनीतिक चित्रण को भी दर्शाते हैं मित्रों। आगे देखेंगे, इन कन्यादान, यानी कन्यादान में ही डिपिक्ट्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपर क्लास एंड दलित। यानी कन्यादान में उन्होंने उच्च वर्ग की इंग्लिश होती है अपर क्लास, तो अपर क्लास उच्च वर्ग और दलित के बीच संघर्ष को दर्शाया है। यानी उच्च वर्ग और दलित वर्ग के बीच में संघर्ष को अपने ड्रामे में इन्होंने दर्शाया है। आगे देखेंगे, ही क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। तो ही क्रिटिसाइजेज द पॉलिटिशियन ऑन द बेस, वो इस आधार पर राजनेताओं की आलोचना करता है, दैट की रेदर देन रिमूविंग द इविल ऑफ क्लास डिस्टेंशन, कि वह वर्ग भेद की बुराई को दूर करने के बजाय इसे भुनाते हैं, अर्थात इससे क्या करते हैं? लाभ उठाते हैं। ये हमें समझना है। डिस्टेंशन का मतलब किसी चीज को भुनाना, किसी चीज से लाभ प्राप्त करना। आगे देखेंगे, दे कैपिटलाइज इट, वह इस बुराई को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करता है। कैपिटलाइज, ही प्रेजेंट दिस इविल एज इट इज, जिस तरह से बुराई इसमें दिखाई पड़ती है उस तरह से बुराई को वो ज्यों का त्यों प्रस्तुत करता है लेखक, यानी ड्रामे में मित्रों। आगे देखेंगे, ही सर्टेनली अराउजेस सम क्वेश्चंस इन आवर माइंड, वो हमारे मन में कुछ सवाल जरूर पैदा करता है। एराइज का सेकंड फॉर्म है अराउजेस। ही सर्टेनली अराउजेस सम क्वेश्चंस इन आवर माइंड, अर्थात वो हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में कुछ सवाल अवश्य पैदा करता है। यानी कि यहाँ पर जो है एराउज जो लिखा हुआ है, इसको एराइजेज होना चाहिए मित्रों, एराइजेज। आगे देखेंगे, बट ही डज नॉट बोथर टू आंसर देम, लेकिन वो उनका जवाब देने की जहमत नहीं उठाता है। एज ए क्रिएटिव जीनियस ही डज नॉट टेक साइड, एक रचनात्मक प्रतिभा के रूप में वो किसी का पक्ष नहीं लेता है। ये हमें समझना है। आगे देखेंगे, एज द लिटिल सजेस्ट, जैसा कि कन्यादान के विषय में जो है एक छोटा सुझाव, एट द
टाइटल सजेस्ट, जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, जो टाइटल है इसकी, एज द टाइटल सजेस्ट, कन्यादान डील्स विद द थीम ऑफ मैरिज। कन्यादान विवाह के विषय में संबंधित है, अर्थात जो कन्यादान है ये एक विवाह से संबंधित विषय को लेकर चल रहा है मित्रों, ये हमें समझना है। इसके बाद देखेंगे द प्रॉब्लम एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मैरिज विजय तेंदुलकर शोज इज सेल्फ क्रिएटेड। देखेंगे मित्रों, विजय तेंदुलकर शोज इज सेल्फ क्रिएटेड, इसका मतलब हुआ विजय तेंदुलकर विवाह को की जो समस्या है उस समस्या को के परिणाम को स्वनिर्मित करता है, अर्थात विजय तेंदुलकर विवाह की समस्या और परिणाम स्वनिर्मित करता है, अर्थात स्वतः जो है उसको उत्पन्न करता है मित्रों। नाथ दिवालकर इज एन एमएलए। नाथ दिवालकर एक विधायक हैं, एन एमएलए का मतलब होता है एक विधायक। एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी सेवा, क्या नाम था उनकी पत्नी का मित्रों? सेवा। इज ए सोशल वर्कर, वो क्या है? एक सामाजिक कार्यकर्त्री हैं। यहाँ पर देखेंगे नाथ दिवालकर जो हैं वो एक एमएलए हैं, एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी एक जो है सामाजिक कार्यकर्त्री के रूप में हैं। जयप्रकाश इज एन एमएससी स्टूडेंट। प्रत्येक पात्रों का यहाँ पर परिचय बताया जा रहा है। जयप्रकाश एक एमएससी के छात्र हैं। एंड ज्योति इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, और ज्योति एक बुद्धिमान लड़की है। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, तो ज्योति कैसी है? एक बुद्धिमान लड़की है, ये बताया जा रहा है। सारी चीज़ें आपको जो कैरेक्टर हैं इसमें, इन कैरेक्टर्स के विषय में आपको समझना है। इसके बाद देखेंगे दिस ब्राह्मण फैमिली बिलोंग्स टू द अपर क्लास। ये ब्राह्मण परिवार उच्च वर्ग का है, यानी अपर क्लास से जुड़ा हुआ है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे आगे, ये आपका दूसरा पैराग्राफ। द प्ले इज डिवाइडेड इनटू 2 एक्ट्स। नाटक को 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी 2 कृत्यों में इसको बांट दिया गया है। इन दिस फर्स्ट सीन ऑफ द फर्स्ट एक्ट, यानी कि पहले दृश्य के जो पहले दृश्य में जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें क्या है? ज्योति इन्फॉर्म्स हर पेरेंट्स हर डिसीजन टू मैरी अरुण अथावली। यहाँ पर देखेंगे मित्रों, इस दृश्य में जो पहले दृश्य में ज्योति ने अपने माता पिता को एक जो है दलित यूथ से एक दलित युवक अरुण, जिसका क्या नाम था? अरुण अठावले, यानी अरुण अठावले नामक एक दलित वर्ग से शादी करने के अपने फैसले के बारे में बताया है। यानी फर्स्ट एक्ट की फर्स्ट सीन में आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि जिसमें जो है ज्योति ने अपने माता पिता को एक दलित युवक जिसका नाम है अरुण आठवले से शादी करने के विषय में अपने फैसले को उन्होंने बताया है माता पिता को। तो ये आपको मिलेगा फर्स्ट एक्ट के फर्स्ट सीन में। इसके पश्चात देखेंगे सेवा इज शॉक्ड टू नो इट। सेवा यह जानकर चौंक जाती है। सेवा क्या नाम है? सेवा उस ज्योति की माँ का नाम है मित्रों। इज शॉक्ड टू नो इट बट नाथ इज रिलैक्स्ड। लेकिन नाथ अंदर से अनिश्चिंत, रिलैक्स का मतलब होता है निश्चिंत हो जाना, अंदर से अनिश्चिंत। एंड हैप्पी इनसाइड, और खुश यानी कि दिखाई पड़ते हैं, ये भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। बिकॉज ही वांट्स टू रिमूव द क्लास सिस्टम, क्योंकि वो उस वर्ग व्यवस्था को हटाना चाहता है। यानी वर्ग व्यवस्था जो भेद है जातियों का, वो उसको हटाना चाहते थे। तो अंदर से वो प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं मित्रों।
यानी पूरी तरह से वो निश्चिंत दिखाई पड़ते हैं, खुश दिखाई पड़ते हैं। इस दृश्य को समझने के पश्चात, चीज़ों को समझने के पश्चात कि एक दलित परिवार से वो शादी करने की इच्छा प्रकट करती है। विच इज हिज ड्रीम, जो उसका क्या है, सपना है। ड्रीम का मतलब सपना। ही कंसेंट ज्योति टू गेट मैरिड विथ अरुण, वो ज्योति को अरुण से शादी करने के लिए राजी कर लेता है। होम सी न्यू फॉर द लास्ट 2 months, जिसे वो पिछले 2 महीने से जानती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्योति उसे कितने महीनों से जानती थी, तो वो 2 महीनों से पूर्व से उसे जानती थी। उस युवक के विषय में मित्रों आगे देखेंगे। नाथ वांट्स टू एक्सपेरिमेंट विथ दिस मैरिज, नाथ इस विवाह के साथ प्रयोग करना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग करना। तो इस विवाह के साथ में नाथ का जो मतलब सोच था वो ये था कि हम इस पर कुछ प्रयोग करें कि इसका रिजल्ट कैसा क्या होता है। विच इज ए सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्ट, जो एक तरह का राजनीतिक कृत्य है। आगे देखेंगे। इन द सेकंड सीन ऑफ द एक्ट 1, यानी एक्ट 1 के दूसरे सीन में, दूसरे दृश्य में आपको जो चीज़ें जाननी है उसमें है कि ज्योति ब्रिंग्स अरुण, ज्योति अरुण को ले आती है। ब्रिंग्स का मतलब होता है ले आना। तो ज्योति जो है वो अरुण को ले आती है। हु इज डार्क दलित यूथ डूइंग हिज बीए, जो बीए कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे मित्रों, हु इज डार्क दलित यूथ डूइंग हिज बीए, यानी जो क्या कर रहा है, बीए कर रहा है। एक सांवला दलित युवक है। कैसा है, डार्क का मतलब होता है, डार्क दलित का मतलब एक सांवला दलित युवक है जो कि क्या कर रहा है, बीए कर रहा है। क्वेश्चन पूछा जाए कि वो दलित जिससे ज्योति विवाह करना चाहती थी वो क्या कर रहा था, तो आपको बताना है कि वो बीए कर रहा था। आगे देखेंगे। ज्योति इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिज पोएट्री, ज्योति को उसकी कविता और उसकी एंड हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। तो ज्योति को उसकी कविता और उसकी आत्मकथा में बहुत दिलचस्पी थी। यानी कि ज्योति इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिज पोएट्री एंड हिज ऑटोबायोग्राफी, यानी ज्योति को उसकी आत्मकथा और उसके कविता पर में बहुत दिलचस्पी है, ये हमें समझना है। आगे देखेंगे। अरुण फील्स अनकम्फर्टेबल इन बिग हाउसेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन मित्रों, प्रत्येक सेंटेंसों को आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अरुण बड़े घरों में असहज महसूस करता है। अरुण फील्स अनकम्फर्टेबल का मतलब होता है अपने आप को असहज महसूस करना, एक तरह से अलग महसूस करना। तो अरुण जो था वो बड़े घरों में असहज महसूस करता था और वो एंड गेट्स नर्वस, और वो घबरा जाता है। गेट्स नर्वस का मतलब घबरा जाता है। एंड फाइनली लीव्स होम, और अंत में घर छोड़ देता है। कौन, ये अरुण की बात की जा रही है मित्रों। व्हाट जयप्रकाश एंड सेवा डिसलाइक मोस्ट इज अरुण, जयप्रकाश और सेवा सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं वह है अरुण की मंशा की जिंदा रहने के लिए शराब बना। जहाँ पर देखेंगे मित्रों, व्हाट जयप्रकाश एंड सेवा डिसलाइक मोस्ट, यहाँ पर जयप्रकाश और सेवा सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं। डिसलाइक मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं। इज अरुण्स इंटेंशन, वह अरुण की मंशा के बारे में। टू व्यू लिक्वेयर इन आर्डर टू सर्वाइव, इफ नॉट एनीथिंग रिमाइंस, अरुण की मंशा की जिंदा रहने के लिए शराब बनाना है और कुछ नहीं बचा तो। यहाँ पर भाव ये है मित्रों कि जयप्रकाश और सेवा सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं उस अरुण को, और वह इस भावना के साथ कि अरुण की मंशा की जिंदा रहने के लिए
वो उसको उसकी मंशा को आगे बढ़ाने के लिए कि उसका विवाह हो रहा है एक उच्च कास्ट की लड़की से, शराब बनाना है और कुछ नहीं बचा। तो यानी कि एक तरह से उसके कृत्य को जो है एक शराब बनाने से जोड़ करके देखा जा रहा है मित्रों, एक निम्न कार्य से जोड़ करके देखा जा रहा है। आगे देखेंगे, इन दी फर्स्ट सीन ऑफ द सेकंड एक्ट, दूसरे एक्ट के पहले दृश्य में ज्योति अराइव्स, ज्योति परप्लेक्स्ड यानी ज्योति हैरान हो जाती है, होकर आती है, एंड लुकिंग अनहैप्पी, और दुखी दिखती है। अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी दिखाई पड़ना, यानी कि दूसरे एक्ट के पहले दृश्य में आपको बताया जा रहा है कि ज्योति हैरान परेशान होकर आती है और दुखी दिखती है। आगे देखेंगे, देन अरुण फॉलोज, फिर अरुण पीछा करता है। फॉलोज का मतलब होता है पीछा करना। रेदर ड्रंक, बल्कि नशे में, यानी कि एक नशे में होकर के वो उसका पीछा करता है। ही आस्क फॉर ज्योतिष फॉरगिवनेस, वो ज्योति से क्षमा मांगता है। फॉरगिवनेस मतलब होता है क्षमा मांगना। ही आस्क फॉर ज्योतिष फॉरगिवनेस, वह ज्योति से क्षमा मांगता है। एज, जैसा कि ही हैड बीटन हर, क्योंकि उसने उसे पीटा था, शराब के नशे में उसने ज्योति को पीट दिया था, तो वो क्षमा मांगता है। कौन? अरुण। आगे देखेंगे, ज्योति लीव्स विथ हिम अगेन, ज्योति फिर से उसके साथ चली जाती है। एट दिस जंक्चर आल्सो, इस मोड़ पर भी नाथ डज नॉट वांट हिज ड्रीम टू गेट ब्रोकन बिफोर हिज आइज, नाथ नहीं चाहते कि उनका सपना उनकी आंखों के सामने टूटे। यानी एट दिस इंजेक्टर, यानी कि ऐसे मोड़ पर, इंजेक्टर का मतलब होता है मोड़, जंक्टर का मतलब मोड़ होता है मित्रों। इंजेक्टर्स आल्सो नाथ डज नॉट वांट हिज ड्रीम टू गेट ब्रोकन, टू गेट ब्रोकन का मतलब होता है टूट जाना। तो इस मोड़ पर भी नाथ नहीं चाहते कि उनका सपना उनकी आंखों के सामने ही टूटे। दो यद्यप ही इज अवेयर ऑफ द प्लाइट ऑफ हिज ओन डाटर्स, हालांकि वो अपनी ही बेटी की दुर्दशा से अवगत है, यानी उसकी स्थिति से अवगत हैं कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी विवाह से पूर्व ही बार बार उसको डराया जा रहा है। ये सारी चीज़ों को समझते हुए आगे देखेंगे मित्रों, इन द सेकंड सीन ऑफ द एक्ट 2, यानी दूसरे दृश्य में आपको दिखाई पड़ रहा है। इन द सेकंड सीन यानी दूसरे दृश्य में ऑफ द एक्ट 2, दूसरे दृश्य में अरुण's autobiography gets published in which he is dealing with the theme of abortions and miserable condition। अरुण की जो आत्मकथा प्रकाशित होती है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब अरुण की आत्मकथा जो थी, अरुण ऑटोबायोग्राफी गेट्स पब्लिश्ड, यानी कि अरुण की आत्मकथा प्रकाशित होती है। इन विच ही इज डीलिंग विद द थीम ऑफ ऑपरेशन एंड मिजरेबल कंडीशन, जिसमें वो गरीबों या निम्न वर्ग के दमन और दयनीय स्थिति के विषय में निपट रहा है। यानी कि मिजरेबल कंडीशन का मतलब होता है दयनीय स्थिति से निपटना, कि जिसमें वो एक गरीबी से युक्त स्थिति। देखें में तो आप दी पुअर्स लिखा हुआ है, गरीबी, द लोअर क्लासेस, यानी कि वो अपने स्थिति से गरीबी से और निम्न वर्ग के दमन से जो है, प्रताड़ना से, दयनीय स्थिति के विषय में वो निपट रहा है, झेल रहा है। इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। बट द आयरनी इज दैट, लेकिन विडंबना यह है कि अरुण हिमसेल्फ एक्सप्लॉइट्स ज्योति, कि अरुण खुद ज्योति का शोषण करता है। वो उसका शोषण कोई दूसरा नहीं करता है, बल्कि अरुण स्वयं जो है ज्योति का शोषण करता है, जबकि वो निम्न कास्ट का है और ज्योति उच्च कास्ट की है। इसमें यह मतभेद यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो दमन का कार्य है वो अरुण स्वयं कर रहा है, किसके प्रति? ज्योति के प्रति। तो
यहाँ पर देखेंगे एंड लिव्स एज ए पैरासाइट ऑन हर, और उस पर परजीवी बनकर रहता है। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे पर निर्भर रहे, इस रूप में वो उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है मित्रों, बेरोजगार रूप में। दो ज्योति इज प्रेग्नेंट, हालांकि ज्योति गर्भवती है। ही मेक्स हर वर्क एट होम, वो उससे घर का काम करवाता है। किससे? ज्योति से वो घर का काम करवाता है जबकि वो प्रेग्नेंट है मित्रों। हिज इल ट्रीटमेंट टू ज्योति इज ए काइंड ऑफ आंसर बैक फ्रॉम दी दलित टू द अपर क्लास। ज्योति के साथ उनका जो दुर्व्यवहार दिखाई पड़ रहा है, दलित से लेकर उच्च वर्ग तक एक तरह जवाब है। यानी कि इसमें वर्ग विशेष की कोई बात नहीं है, ये हर वर्ग में पाया जा सकता है। यहाँ पर लेखक के कहने का तात्पर्य है, जो बताना चाहता है कि किसी वर्ग विशेष में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि ये सभी वर्गों में ऐसा देखा जा सकता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो कार्य न करके स्वयं अपने ही परिवार पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, और ऐसी स्थिति में भी उससे कार्य करवाने के लिए उसकी विवश करते रहते हैं। तो ये चीज़ इसमें दर्शाई गई है। आगे देखेंगे, अरुण आस्क नाथ टू डिलीवर ए पब्लिक स्पीच ऑन हिज ऑटोबायोग्राफी। अरुण नाथ से उनकी आत्मकथा पर एक सार्वजनिक भाषण देने के लिए कहता है। यानी कि अरुण जो है, जिसकी नाथ से उनकी जो आत्मकथा है, जो उन्होंने लिखा है अपनी जीवनी पर, एक सार्वजनिक भाषण देने के लिए कहता है। बट ही रिफ्यूजेस टू डू सो, परंतु उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। आगे देखेंगे मित्रों, बट लुकिंग एट द प्लाइट ऑफ हिज डॉटर्स, लेकिन अपनी बेटी की दुर्दशा को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, यानी अपनी बेटी की दुर्दशा को देखते हुए, इन द फाइनल सीन, दूसरे दृश्य में, ऑफ द सेकंड एक्ट, यानी दूसरे अंक, यानी ड्रामे के दूसरे अंक में, दूसरे सीन में जो है दृश्य में, नाथ गिव्स ए हाइपोक्राइट स्पीच। नाथ जो है एक हाइपोक्रेटिक स्पीच बाय प्राइजिंग अरुण्स ऑटोबायोग्राफी अगेंस्ट हिज बिल, यानी नाथ अपनी इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट हिज बिल का, बिल का मतलब होता है, अगेंस्ट हिज बिल का मतलब अपनी इच्छा के विरुद्ध होना। तो नाथ अपनी इच्छा के विरुद्ध अरुण की आत्मकथा की प्रशंसा करके एक पाखंडी भाषण देता है। कैसा भाषण देता है मित्रों? एक हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंड से भरा हुआ भाषण, जिसमें सत्यता कहीं मात्र होती है। नाथ वांट टू प्रिवेंट ज्योति फ्रॉम फर्दर एनॉयंस, नाथ ज्योति को और अधिक झुंझलाहट से बचाना चाहता है। यानी कि एनॉयंस का मतलब होता है झुंझलाहट, तो नाथ जो है वो ज्योति को और अधिक झुंझलाहट से बचाना चाहता है, उससे अलग उसको करना चाहता है। बट ज्योति डज नॉट टॉलरेट दिस, लेकिन ज्योति को यह बर्दाश्त नहीं होता है। टॉलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सहन करना, बर्दाश्त करना। एंड शी लीव्स होम फॉर एवर, और वो हमेशा के लिए घर छोड़ देती है। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, तो वो हमेशा के लिए क्या कर देती है? घर का त्याग कर देती है, छोड़ देती है। आगे देखेंगे मित्रों, एट द एंड, अंत में, नाथ द आइडियलिस्ट इज ए टर्ड इनटू, यानी अंत में वो कहता है अपनी बात को चेंज करके कि नाथ द रियलिस्ट, यानी अंत में कहता है कि ऐसे दलित जो है, ऐसे दलित जो अरुण के प्रवेश ने उसके घर को क्या कर दिया? प्रदूषित कर दिया है। इसको देखेंगे मित्रों, नाथ द आइडियलिस्ट इज टर्न्ड इनटू नाथ द रियलिस्ट, he says at the end in the rage that the entrance of such Dalit Arun has polluted his home। pollute का मतलब होता है प्रदूषित कर देना, यानी कि प्रदूषित करना,
घर के वातावरण को दूषित कर देना। तो अंत में वो कहता है कि अरुण के प्रवेश ने उसके घर को क्या कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। दैट इज हाउ द ड्रामा एंड्स विथ ज्योतिष डिपार्चर नेवर टू कम बैक एट द नाथ होम। इस तरह नाटक का अंत ज्योति के नाथ के घर कभी न लौटने के प्रस्थान के साथ होता है। यानी जो नाटक का अंतिम सीन है, जो नाटक का अंत हो रहा है, तो इसमें ये दर्शाया गया है कि ज्योति कभी भी ना नाथ के घर पर वापस लौटती है, अर्थात वो हमेशा के लिए नाथ के घर से चली जाती है, अलग जुदा हो जाती है मित्रों, वहाँ से चली जाती है। ये बात इसमें बताई गई है। आगे देखेंगे। इन द एंड ऑफ द ड्रामा लीव्स ए क्वेश्चन इन द रीडर्स। नाटक का अंत जो है पाठकों के मन में एक प्रश्न छोड़ जाता है। क्या छोड़ जाता है? लीव्स ए क्वेश्चन, यानी पाठक के मन में एक तरह से विचार छोड़ जाता है, एक क्वेश्चन छोड़ जाता है मित्रों। माइंड, इसके मन में, एज टू व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ज्योतिष मैरिज, कि ज्योति के विवाह का भविष्य क्या है, यानी क्या उसके विवाह का भविष्य हुआ जो वो अरुण के साथ में गई थी। तो इसके भविष्य के चिंतन के विषय में ये क्वेश्चन, प्रश्न बना हुआ है, बन जाता है। ये नाटक इसको इनकम्प्लीट करता रहता है। ये क्वेश्चन हमेशा अराइज करता है। जो भी पाठक होते हैं, जो भी दर्शक होते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें बनी रहती हैं। द मैरिज डज नॉट सक्सीड, विवाह सफल नहीं होता है। इट इज़ सजेस्टेड, ये सुझाव दिया जाता है, दैट द क्लास डिवाइड, कि जो क्लास का डिवाइडेशन है, जो उच्च वर्ग और दलित के बीच जो वर्ग विभाजन है, जो वर्ग विभाजन होता है, एंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपर क्लास एंड द दलित वुड कंटिन्यू टू रिमाइन, विच इज़ वेरी सैड। ये सुझाव दिया जाता है इसमें कि जो उच्च वर्ग है और जो दलित वर्ग के जो बीच विभाजन है और जो संघर्ष बना रहेगा, यानी इनके दलित वर्ग के बीच में और उच्च वर्ग के बीच वर्ग विभाजन और संघर्ष बना रहेगा, जो बहुत ही दुखद है। विच इज़ वेरी सैड, जो कि बहुत ही, जिसका अंत कैसा है, दुखद है, ये इसमें बताया जा रहा है मित्रों। तो इस पूरी स्टोरी में, इस ड्रामे में ये बताई जा रही है कि जो भी व्यक्ति होता है, किसी व्यक्ति की कोई जात नहीं होती है, और यदि हम कुछ अपने मार्ग से भटक जाते हैं तो उस मार्ग से भटक जाने पर हमारे साथ क्या दुर्दशा हो सकती है। ये कोई वर्ग विशेष से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये हर किसी के जीवन में हो सकता है। हम उच्च कास्ट के हैं, उच्च कास्ट में भी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, और निम्न कास्ट में भी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। ये घटनाएं किसी कास्ट से प्रेरित नहीं होती हैं, ये स्वतः से प्रेरित होती हैं। ये सारांश है इस नाटक का मित्रों। तो हमें पूरी तरह से इसको समझ जाना चाहिए, और मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें, जिससे कि मैं आपके सुझाव को समझ सकूं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।